हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। सभी सेशंस जो हम आपके लिए ला रहे हैं एलटी ग्रेड मेंस के लिए, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया कि सर प्लेलिस्ट अब बना दीजिए, तो ऑलरेडी बनी हुई है सभी प्लेलिस्ट। जितने भी वीडियोस आपको एलटी ग्रेड मेंस के मिलेंगे, सबकी एक एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। विजिट करिए और एक्सप्लोर करिए। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी राइटर्स आपके सिलेबस में हैं उनको धीरे धीरे अप्रैल लास्ट तक अपन कवर कर लें, और बाकी के दिनों में फिर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है। ये जो हम सेशन लेकर के आए हैं, ये जॉन कीट्स का सेशन रहेगा। इसमें ला बेलेडियम सन्स मर्सी और एक और आपकी ओड है, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न। ये दो वर्क इनके हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। इससे पहले हम इनके 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। ला बेलेडियम सन्स मर्सी की बात कर चुके हैं अपन, उसकी समरी की बात कर चुके हैं, और ये जो ग्रेशियन अर्न है इसकी भी बात कर चुके हैं, समरी और इसकी इंट्रोडक्शन की। थीम की भी बात करी है, ये छूट ही गया था। अच्छा, थीम शायद अपन ने छोड़ दी थी ना, कि अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसको, है ना। थीम्स इन द ओड: टाइमलेस ब्यूटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, पैराडॉक्स ऑफ एक्सटर्नल यूथ, 3 अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द अर्न, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फाइनल थॉट्स, आर्ट वर्सेस लाइफ। तो और उसके बाद थीम आप देख लीजिएगा, और टॉपिक वाइज दिए आप समझ पाएंगे आसानी से। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये डिस्कस कर लिए थे पिछले दूसरे सेशन में। ठीक है। अब जो हम इस सेशन में बात करेंगे वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट सेज हाउ डज कीट्स, किस तरह से कीट्स ने यूज इमेजरी का यूज़ किया है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, टू कन्वे द नाइट्स इमोशनल स्टेट, उस नाइट की इमोशनल स्टेट को कन्वे करने के लिए। नाइट आ गया सामने तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो उस क्वेश्चन है ये ला बेलेडियम सन्स मर्सी पर बेस्ड है। उसमें एक नाइट है जो क्या होता है कि एक जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसको जो है एक बड़ी खूबसूरत लेडी रोक लेती है, उससे प्यार का इजहार करती है, आहें भरती है, उसे यकीन दिलाती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। उसको अपनी रहस्यमयी गुफा में ले जाती है। वहाँ उसको खूब सारी नेचुरल मिठाइयाँ कहिए, रेलिश स्वीट खिलाती है, मन्ना ड्यू पिलाती है। ठीक है। इन सब को पीने खाने के बाद वो बस मदहोश हो जाता है उसकी आंखों में, जिसको उसने कहा है कि वाइल्ड वाइल्ड आइज आई किसेस हर, वाइल्ड वाइल्ड आइज, ऐसे ही कुछ स्टेंजा है, सॉरी लाइन है कोई एक। तो उसमें कहता है कि मैंने उसकी मदहोश आंखों में देखा, या मैंने उसकी नशीली आंखों में महसूस किया कि शी लव मी ट्रू। उसको कहती क्या है, आई लव दी ट्रू कहती है वो, है ना। तो बस उसी में बेचारा ये फंस जाता है, और वहाँ पर उसको खिलाने पिलाने के बाद उसको सुला देती है। सोते ही जब ये सो रहा था तो उसी दौरान ये सपना देखता है कि बहुत सारे राजकुमार और राजा हैं जो ऑलरेडी उस हालत में हैं कि जैसे उनको किसी ने धोखा दिया है, उनको बीच मझधार में छोड़ दिया है, उनके दिलों को तोड़ दिया है। जब वो देखता है तो उनको वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि इस सुंदर लड़की ने, यह सुंदर औरत ने हैथ दी इंथ्रॉल, हैथ दी मतलब तुम्हें, इंथ्रॉल अपने जाल में फंसा लिया है। अचानक उड़ जाता है ये देख करके, और देखता है तो सन्नाटा, कोई नहीं। वो थी नहीं जिसके साथ आया था वो खूबसूरत सी बला। तो फिर जब ये बाहर निकलता है तो सन्नाटा, बस इसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके जो होंठ कभी लाल लाल थे, क्योंकि नाइट है, शस्त्रों से सुसज्जित है, मतलब किसी अच्छे ख़ानदान से रिलेट करता है, खाते पीते घर का मतलब कहने का। तो ठीक ठाक चेहरा था उसका, वो मुरझा जाता है पूरा, और बस वो बिगौन और हेगार्ड यानी थका हुआ, दुख से भरा हुआ, बस यहाँ वहाँ टहल रहा है। ठीक है। उसी के लिए पूछा है कि ये जो नाइट की इमोशनल स्टेट है ना, कि वो थका हुआ, टूटा हुआ, दिल का मारा हुआ, जो ये दिखाया है कीट्स ने, तो इसको दिखाने के लिए किस तरह की इमेजरी और सिंबोलिज्म का यूज़ किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इमेजरी और सिंबोलिज्म की बात है। चलिए देखेंगे। जॉन कीट्स एम्प्लॉयज स्ट्राइकिंग इमेजरी, जॉन कीट्स ने बड़ी स्ट्राइकिंग इमेजरी का यूज़ किया है और सिंबोलिज्म का यूज़ किया है इन ला बेलेडियम सन्स मर्सी में,
टू पोर्ट्रे द नाइट्स इमोशनल कोलैप्स, उस नाइट के इमोशनल भावात्मक कोलैप्स को, बर्बादी को दिखाने के लिए। आफ्टर हिज इनकाउंटर विथ द मिस्टीरियस लेडी, उस रहस्यमयी लेडी या औरत से इनकाउंटर, मुलाकात के बाद, उसी बात तो सब शुरू ही होता है। और जैसे कि बताया आपको स्टोरी में, फ्रॉम द ओपनिंग स्टेंजा, पहले ही स्टेंजा से द नाइट इज डिस्क्राइब्ड, नाइट को डिस्क्राइब किया गया कैसा, अलॉन एंड लोनली, सॉरी अलॉन एंड पेलिली लोइटरिंग, अलॉन बिल्कुल अकेला, पीला, और पेली पीला पड़ा हुआ, लोइटरिंग भटक रहा है बेचारा। सराउंडेड बाय अ बैरन लैंडस्केप, और वो घिरा हुआ है बंजर भूमि से। वेयर द सेज हैज विदाउट, जहाँ से बसंत या बाहर जा चुकी है, फ्रॉम द लेक, उस घाटी से जहाँ वो भटक रहा है। एंड नो बट्स सिंग, और जबकि बाहर नहीं है तो फिर चिड़ियों को भी कोई काम नहीं है, वो भी वहाँ पर चहचहा नहीं रही है, ना तो गा रही हैं। दिस स्टार को नेचुरल इमेजरी, ये स्टार को नेचुरल इमेजरी जो है सिंबलाइज करती है बोथ, दोनों को। डेथ ऑफ वाइटैलिटी, जीवंतता की मौत को सिंबलाइज करती है। एंड द नाइट्स, और उस नाइट या सामंत के इनर एम्प्टीनेस, अंदर के खालीपन को भी क्या करती है, पेश करती है, प्रस्तुत करती है, या उस सिंबलाइज करती है, यानी उसका प्रतीक हमारे सामने पेश करती है। ठीक है, तो ये नाइट के एम्प्टीनेस को भी क्या करती है, शो करती है। द इमेजरी ऑफ फ्लावर्स इज पार्टिकुलरली सिम्बॉलिक, जो इमेजरी पेश की है ना फ्लावर्स की, एक लिली के फूल की बात करी है और एक रोज़ यानी वो गुलाब की बात करी है। ऑन हिज ऑफ हिज डिक्लाइन, उसकी बर्बादी को दिखाने के लिए। कीट्स राइट, कीट लिखते हैं, आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो, मैंने उसके माथे पर एक कुमुदनी देखी, लिली का फूल देखा, यानी उसकी सी सफ़ेदी देखी। सफ़ेदी से क्या मतलब है कि उसकी जो रौनक थी ना वो सारी गायब हो चुकी है, वो जो है परेशानी की वजह से पसीने से लथपथ है, और उस पसीने ने उसके माथे को, उसकी ललाट को क्या कर दिया, सफ़ेद कर दिया है। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर्ड, ये वही पसीने की बात हो रही जो परेशान होकर के पसीने से लथपथ है, बड़ा हैरान है, अचंभित है कि हुआ क्या है। एंड ऑन दाई चीक्स, और करेंगी मैंने उनके चीक्स पर, गालों पर क्या देखा है, फेडिंग रोज, एक मुरझाते हुए फूल को, यानी उसकी जो लालिमा थी गालों की, चेहरे की, वो सब कुछ गायब हो चुकी। द लिली सजेस्ट्स, ये जो लिली है यानी कुमुदनी का फूल जिसकी बात करी है, वो सजेस्ट करता है पेलनेस, पीलेपन को, सिकनेस, बीमारी को, एंड डेथ, और मौत को। ठीक है। वाइल द रोज, जबकि जो गुलाब है ना वो प्रतीकात्मक है किसका, फेडिंग पैशन का, यानी ख़त्म होते आत्मविश्वास का, जुनून का, एंड लॉस्ट लव, और खोए हुए प्यार का। टुगेदर दे रिफ्लेक्ट द नाइट्स ट्रांजिशन, ये दोनों मिल करके उस सामंत के ट्रांजिशन को दिखाते हैं, बदलाव को दिखाते हैं। फ्रॉम ब्रीफ इंचेंटमेंट टू फिजिकल एंड इमोशनल डिके, फ्रॉम ब्रीफ इंचेंटमेंट, एक छोटे से जादू से लेकर के, यानी उसके अच्छे भले होने से लेकर के उसके फिजिकल, शारीरिक एंड इमोशनल और भावात्मक डिके, बर्बादी के परिवर्तन को ये लिली और रोज़ जो है वो दिखाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक कह दीजिए। द ड्रीम, और जो सपना, द ड्रीम सीक्वेंस इंटेंसिफाइज, और वो जो उसको ड्रीम सीक्वेंस आते हैं, जो सपने वो देखता है, इंटेंसिफाइज दिस सिम्बोलिज्म, वो इस सिम्बोलिज्म को और बढ़ा देते हैं। द नाइट सीज, वो नाइट देखता है, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पीले पड़े हुए राजाओं को या मरे हुए राजाओं को, राजकुमारों को। पेल वैरियर्स डेथ पर, पेल वर्दॉल, और पीले पड़े हुए योद्धाओं को जो सारे के सारे मृत्यु के जैसे पीले थे, मतलब जिस समय इंसान की मृत्यु होती है जो पीलापन उसके चेहरे पर, बॉडी पर आ जाता है, वो वैसे ही दिखाई पड़ते थे। दीज घोस्टली फिगर्स एम्बॉडी द शेयर्ड फेट ऑफ दोज इन्स्नैर्ड बाय द लेडी, करेंगे ये जो घोस्टली फिगर्स है ना, ये जो आत्माएं हैं, परछाइयाँ हैं, एम्बॉडी पेश करती हैं द शेयर्ड फेथ, एक ऐसे भाग्य को जो शेयर्ड है, यानी सामंत के साथ भी वही हुआ और जो राजाओं के साथ पहले हो चुका है, तो वो इस फेट को शेयर कर रहे हैं आपस में। इन स्नेयर्ड बाय द लेडी, जो उस लेडी के द्वारा जिन्हें धोखा दिया गया, जो हार गए उससे, ये कहिए। सिम्बोलाइजिंग द यूनिवर्सल डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्टिव लव, ये सिम्बोलाइज करता है किसको, यूनिवर्सल डेंजर, एक ब्रह्मांडीय खतरे,
यानी यूनिवर्सल डेंजर को ऑफ डिस्ट्रक्टिव लव, विनाशकारी प्यार के। तो कह रहे हैं कि ये जो घोषली फिगर्स है ना, ये जो आत्माएं हैं, परछाइयाँ हैं, जो उस सामंत या नाइट के साथ में एक ऐसे भाग को शेयर करते हैं कि जो उस लेडी के द्वारा बिगाड़ दिया गया या उसे धोखा दिया गया, यही सिंबलाइज भी करता है एक विनाशकारी लव के यूनिवर्सल डेंजर को भी, कि जो लव है ना विनाशकारी है, कभी भी कहीं भी आप करिए धोखा ही मिलेगा, ये कहने का मतलब। खैर ऐसा होता नहीं है। द रिपीटेड इमेज ऑफ पेलनेस, और जो रिपीटेड इमेज जिन्होंने यूज़ करी है ना पेलनेस की, अंडर स्कोर्स थीम्स ऑफ डेथ एंड डेस्पेयर, वो डेथ और डेस्पेयर की थीम को अंडरस्कोर करती है। मिररिंग द नाइट्स ओन इमोशनल रियून, और वो मिररिंग करती है, यानी हमारे सामने पेश करती है नाइट्स उस सामंत के इमोशनल रियून, यानी भावात्मक बर्बादी को। ठीक है। फाइनली और अंत में, द डिसोलेट सेटिंग ऑफ द कोल्ड हिल्स साइड मिरर्स हिज आइसोलेशन, और करेंगे जो इन्होंने डिसोलेट एक सेटिंग का यूज़ किया है ना, कोल्ड हिल्स साइड का, डिसोलेट मतलब सुनसान, बिल्कुल अकेली। मिरर्स वो पेश करती है आइसोलेशन, उसके अलगाव को, कि वो दुनिया से कट चुका है, अलग हो चुका है। वंस नरिश्ड बाय द लेडीज मन्ना ड्यू, कभी तो यानी पहले तो उसे जो है मन्ना ड्यू के द्वारा नरिश किया गया, यानी उसे खिलाया पिलाया गया, पोषित किया गया। ही इज़ नाउ अबंडेंट, अब वो क्या है, अकेला है, छोड़ दिया गया उसको। सिंबलाइजिंग द इल्यूजन ऑफ लव, ये प्यार के भ्रम को सिंबलाइज करता है। इल्यूजन ऑफ लव, प्यार का भ्रम। एंड द रियलिटी ऑफ लॉस, और नुकसान की, घाटे की वास्तविकता को दिखाता है। दस इस प्रकार से थ्रू दिस रिच इंटरप्ले ऑफ इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म, करें कि इस तरह के बहुत ही अच्छे इमेजरी और सिम्बोलिज्म के इंटरप्ले के द्वारा कीट्स क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं द नाइट्स जर्नी, उस सामंत की यात्रा को, फ्रॉम इंचेंटमेंट, जादू से लेकर के डिवास्टेशन, बर्बादी तक। हाईलाइट करते हुए द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑब्सेसिव डिज़ायर, ऑब्सेसिव डिज़ायर के ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस को हाईलाइट करते हुए। ट्रेजिक मतलब दुखपूर्ण, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणामों को। ऑब्सेसिव लव, एक ऐसा प्यार जो आपके वश में ना हो बल्कि आप उसके वश में हो। तो करेंगे जब आप ऐसे प्यार का शिकार हो जाते हैं ना, तो फिर यही होना है आपके साथ। क्या होना है, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका विनाश हो जाएगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। ठीक है, उम्मीद है ये पसंद आया होगा आंसर। अच्छा है ये, अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एंड इट सेज, हाउ डज किड्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ इन ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। अभी हम ग्रेशियन अर्न के क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रेशियन अर्न में कीट्स ने किस तरह से आर्ट और लाइफ के बीच में संबंध को स्थापित किया है या उसको एक्सप्लोर किया है, बता दीजिए। बताते हैं, चलिए। इन जॉन कीट्स ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जॉन की ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में द अर्न फंक्शंस एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ परमानेंस। अर्न जो है वो फंक्शन करती है पावरफुल सिंबल ऑफ परमानेंस का, यानी स्थायित्व के एक प्रतीक का। दैट कंट्रास्ट विथ द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये कंट्रास्ट करता है किससे, ह्यूमन लाइफ के क्षण भंगुर होने से। ट्रांजिएंस मतलब कुछ पल का, आज है बाद में, कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, इसलिए। तो करेंगे जो मानव की जिंदगी है ना, इंसान की जो जिंदगी है वो कुछ पलों की है, जबकि ये जो अर्न है उसमें जो कला है ना, जो आर्ट है, उसकी जिंदगी का कयामत तक है, जब तक इंसान है। फ्रॉम द ओपनिंग लाइन्स से ही कीट्स ने कॉल्स द अर्न को पुकारा है, स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड, एक अनछुई दुल्हन के रूप में, ऑफ क्वाइटनेस, खामोशी की। एंड द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और उसे एक फोस्टर चाइल्ड कहा है, एक ऐसी संतान कहा है जिसे देखभाल के लिए गोद ले लिया गया, किसके द्वारा, खामोशी के द्वारा और स्लो टाइम के द्वारा, यानी एक ऐसा समय जो बहुत आराम से स्लोली चलता है। जबकि आप अगर सांसारिक समय की बात करेंगे तो इतनी तेजी से वो जाता है कि उसका पता ही नहीं चलता है। दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस हैं, हाईलाइट द अर्न्स टाइमलेसनेस, ये अर्न की टाइमलेसनेस को हाईलाइट करती हैं। इट सर्वाइव्स अनटच्ड बाय एज एंड डिके, क्योंकि ये सर्वाइव करता ही रहेगा अनटच्ड, अनछुए यानी बिना छुए,
बाई एज एंड डीके, उम्र से भी और बर्बादी से भी, दोनों से अनटच रहेगा और सरवाइव करता रहेगा। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, मानवों की तरह नहीं, हु आर बाउंड बाई मोर्टेलिटी, जो नश्वरता से जुड़े हुए हैं, यानी आज जन्म लिया है, कुछ साल जिएंगे फिर निकल लेंगे, कह रहे वैसा नहीं है, अर्न के साथ वो शाश्वत है। द फिगर्स ऑन द अर्न, जो फिगर्स बने हुए हैं उस ग्रेशियन अर्न में, लवर्स, म्यूजिशियंस एंड वर्शिपर्स आर कैप्चर्ड इन अ स्टेट ऑफ इटर्नल स्टेटस, करें उन्हें इस तरह से कैप्चर किया गया है कि जैसे वो शाश्वत स्थिति में मौजूद हो, यानी हमेशा के लिए रहने वाले हों, चाहे वो लवर्स हों, म्यूजिशियंस हों, चाहे वो वर्शिपर्स हों, सभी जहाँ हैं वहीं रहेंगे हमेशा। मनुष्य आता जाता रहेगा मगर वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, वो अजर और अमर हैं, ये कहने का मतलब है इसका। द बोल्ड लवर, जो बोल्ड लवर है ना, विल नेवर नेवर किस, वो अपनी बिलवेड को कभी किस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये दुख की बात तो है, येट एक सुख की, ये खुशी की बात क्या है कि हिज बिलवेड विल आल्सो फॉर एवर बी फेयर, उसकी जो बिलवेड है वो भी हमेशा हमेशा के लिए कैसी रहेगी, खूबसूरत सुंदर बनी रहेगी, उसकी सुंदरता ख़त्म नहीं होगी। दिस पैराडॉक्स, ये जो पैराडॉक्स है, रिफ्लेक्ट करता है हाउ आर्ट प्रिजर्व, की कैसे कला प्रिजर्व करती है ब्यूटी को, अनचेंज्ड, या ब्यूटी अनचेंज्ड, न बदल अपरिवर्तनशील सुंदरता को। वाइल द रियल ह्यूमन पैशन, जबकि जो मानव का वास्तविक पैशन, जुनून है, प्यार है, फेड्स विद टाइम, समय के साथ कम हो जाता है, फेड हो जाता है, धूमिल हो जाता है। लिविंग अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड, लीविंग अ हार्ट, एक दिल को छोड़ करके, यानी जो मनुष्य का दिल है उसमें कभी बड़ी उफान मारता है प्यार, जुनून जो है उसको बड़ा पुख्ता कर देता है, मजबूत कर देता है अपने प्यार में, अपनी फीलिंग्स में। लेकिन समय क्या करता है, उसको हाई सारोफुल और क्लॉइड के रूप में क्या करता है, छोड़कर चला, यानी उसको उसी में रहने के लिए मजबूर कर देता है कि बस हो गया, अब उम्र हो गई, अब थोड़ा सा दुख भी झेल लो, है ना। लेकिन द अर्न दस रिप्रेजेंट्स, जो अर्न है ना, ये प्रेजेंट करता है क्या, आइडियलाइज्ड, एक आदर्श परमानेंस को, स्थायित्व को, ऑफ आर्ट, कला के, इन कंट्रास्ट टू फ्लीटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, इन कंट्रास्ट, उस कंट्रास्ट में, अगर आप कंट्रास्ट में किसके, फ्लीटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव के फ्लीटिंग, बर्बाद होते हुए, नष्ट होते हुए, फ्लीट, फ्ली से बना, ये फ्ली मतलब भागना होता है, फ्लीट भाग जाने वाले अनुभवों से, यानी करेंगे मनुष्य से आप तुलना करेंगे अगर अर्न की, तो अर्न में स्थायित्व है, जबकि मनुष्य में क्या है, अस्थायित्व है, यानी अर्न स्थायी है, मनुष्य अस्थायी है। ठीक है। द पेस्टोरल सीन ऑफ द हैप्पी हैप्पी बॉज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, जो पेस्टोरल सीन है जिसमें कहते हैं कि ऐ खुश रहने वाली शाखाओं, जो कभी भी अपनी पत्तियों को शेड, अपने से जुदा नहीं करोगी, तुम हमेशा हरी भरी रहोगी। ये क्या शो करती है, सिंबलाइज करती है आर्ट्स इम्यूनिटी, आर्ट्स की पावर को। इम्यूनिटी अपने अंदर होती है ना शरीर में, अभी कोरोना के टाइम में आपने बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी मतलब स्टेमिना का, स्टेमिना का एक दूसरा आप शब्द कह सकते हैं, अंदरूनी जो ताकत होती है जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें देती है। ठीक है। तो करेंगे आर्ट की जो इम्यूनिटी, जो क्षमता है ना, टू द साइकिल्स ऑफ सीजनल डिके, ये सीजनल डिके के चक्र से भी कहीं ऊपर है। फर्दर एनफोर्सिंग द थीम ऑफ इमोर्टेलिटी, और ये सीजनल यानी बसंत और ग्रीष्म और शीत ऋतुओं से इतर है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है, मतलब उसका, इन सीजन्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये रिइंफोर्स करती है बात थीम ऑफ इमोर्टेलिटी, शाश्वतता की थीम को, वर्सेस इम्परमानेंस, अस्थायित्व के खिलाफ। यानी मनुष्य को देखिए तो बस चंद सालों में निपट लेगा, कुछ दिन में निपट लेगा, जो अर्न है उसमें ऐसी इम्यूनिटी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सिमिलरली, इसी तरह से द फ्रोजन सेक्रिफिशियल प्रोसेशन, और वो जो बलिदान करने वाले पुजारियों या आपके भक्तों का प्रोसेशन, जुलूस है ना, विल नेवर रीच इट्स आल्टर, वो कभी अपनी बलि तक, वो क्या कहते हैं इसको, बलि वेदी तक नहीं पहुंचेगा, वेदी तक नहीं पहुंचेगा जहां बलि दी जाती है। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करता है कि आर्ट सस्पेंड्स टाइम, आर्ट टाइम को भी सस्पेंड कर देता है, यानी
उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑल्सो डिनाइज द कम्प्लीशन। एक इसमें कमी है कि वो समय को तो नहीं आगे बढ़ने देता है, लेकिन वो किसी काम के कम्प्लीशन को भी रोक देता है, डिनाई करता है उससे। इन द फाइनल स्टेंजा, और फाइनल स्टेंजा में कीट्स एम्फसाइजेस दिस परमानेंस, सिंबॉलिक परमानेंस, इस सिंबॉलिक परमानेंस को एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं व्हेन द ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दो शैल रिमेन। कह रहे कि जब हमारी इस जनरेशन को ओल्ड एज क्या करेगी, वेस्ट, ख़त्म कर देगी, यानी हम चले जाएंगे दुनिया से। दो शैल रिमेन, दो मतलब यू, शैल्ट मतलब शैल रिमेन, बने रहोगे, तुम नहीं जाओगे, तुम स्थायी हो। द अर्न, और ये जो अर्न है, विल आउटलिव ह्यूमन जनरेशंस, ये मानव की पीढ़ियों से कहीं ज़्यादा आउटलिव, जिंदा रहेगा। ऑफरिंग इट्स क्रिप्टिक ट्रुथ, और अपने क्रिप्टिक ट्रुथ को ऑफर करता रहेगा जनरेशन बाय जनरेशन। और वो क्या है, ब्यूटी उस ट्रुथ, सुंदरता ही सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। वाइल लाइफ फेड्स, जबकि ज़िंदगी जो है वो धूमिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे उसका जुनून, उसमें उसका लव सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन आर्ट जो है ना, इंड्योर्स एज अ साइलेंट हिस्टोरियन, एक शांत इतिहासकार की तरह इंड्योर्स, बनी रहती है, ऑफ ह्यूमन जॉय। ये जो करेंगे साइलेंट हिस्टोरियन ऑफ ह्यूमन जॉय है ना, जो किसको कहा है, सिल्वन हिस्टोरियन कहा है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिल्वन हिस्टोरियन। ये जो सिल्वन हिस्टोरियन है, जो अर्न है ना, वो ह्यूमन जॉय के इतिहासकार के रूप में बना रहेगा, जबकि जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और ह्यूमन डिज़ायर की इच्छा और उसके दुखों को भी इतिहास को हमारे सामने बताता रहेगा, लेकिन स्वयं कहीं नहीं जाएगा। पीढ़ियाँ हमारी जाती रहेंगी, लेकिन जो अर्न है वो बना रहेगा। दस इस प्रकार से द अर्न बिकम्स अ लास्टिंग एम्ब्लेम ऑफ इटर्निटी, जो अर्न है वो क्या बन जाता है, लास्टिंग एम्ब्लेम, एक शाश्वत, लास्टिंग शाश्वत एम्ब्लेम, प्रतीक, ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता का। एम्बॉडीइंग ब्यूटी, जो सुंदरता को एम्बॉडी करता है, दिखाता है। दैट कंट्रास्ट सो शार्पली, जो बहुत शार्पली कंट्रास्ट करता है, विथ एफेमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एफेमेरल अस्थायी नेचर, प्रकृति से, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के अस्तित्व की। यानी कह रहे हैं कि जो अर्न है वो एक कभी भी न खत्म होने वाले प्रतीक के रूप में शाश्वतता के बना रहता है, और ये एम्बॉडीइंग पेश करता रहता है किसको, सुंदरता को, जो कंट्रास्ट करता है शार्पली, बहुत शार्प ढंग से, एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के क्षणिक या पल भर के स्वभाव से। यानी आज हम हैं, कल नहीं होंगे, हमारा प्यार आज है, कल नहीं होगा, हमारे अंदर जो जुनून है वो कल नहीं होगा, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है, द कॉन्फिडेंस विच वी हैव टुडे, इट माइट नॉट बी टुमारो। तो ये कहना चाहते हैं कि जो अर्न है वो एक स्थायित्व का क्या है, सिंबल है, और जो ह्यूमन है वो ट्रांजिएंस यानी क्षण भंगुरता का क्या है, इम्बिलो, प्रतीक है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, आपका पूरा सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। कोई इश्यू है आपका तो टेलीग्राम में कोशिश करिए कि शेयर करिए। यूट्यूब में कभी कभी जो वीडियोस हैं उनमें सभी के जो कमेंट्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत दिनों बाद हो सकता है अचानक नज़र पड़े तो आपको भी लगेगा कि ये लो सर ने जवाब नहीं दिया। तो अगर तुरंत कोई सलूशन चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर मैसेज करिए। ठीक है, कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।